हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर 2023 में हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कब हुआ है? 2023 में हुआ है। अभी 2025 है, 2025। और ये स्पेशल जो क्वेश्चन है ना, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए रहेगा। बीएससी बीकॉम का ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने का बस मेरा एक मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से बार बार, अभी मैंने ना देखो मैं आपको बताऊं वजह क्या है कि ये बीए वालों का क्वेश्चन पेपर हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो वो मैंने सॉल्व कराया। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर यही वाला क्वेश्चन पेपर हमारा भी आएगा क्या? सेम, यानी कि सेम यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है वही क्वेश्चन आपका 12 तारीख को जो एग्ज़ाम है वही आएगा या अलग आएगा? तो भाई ये बीए वालों का था और आपका बीकॉम और बीएससी, यानी कि अलग क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो सेम ही रहते हैं। कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछता है, रीजनिंग के बारे में आपसे यहाँ पे पूछता है, तो वो मैंने आपको बताया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर नहीं, मतलब हमें बताइए। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना बीकॉम और बीएससी वालों का है 2023 का, तो इसको आप एक बार देखिए। इसमें जैसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको समझना है। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूँगा, उनको आपको याद कर लेना है। यही क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी क्वेश्चन यही में से सेम आपके पेपर में उठ के आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और एक काम कर देना है कि इस वीडियो को सबसे पहले आपको शेयर कर देना है, ठीक है भाई, शेयर कर देना है। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड हैं उनका एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जितने भी एनालिटिक एबिलिटी के वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब आपको देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत शानदार पेपर करके आएंगे और मुझे थैंक्स भी बोलेंगे। और अपना क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे इसी नंबर पे सेंड करना जिस पे आप अभी तक करते आ रहे हैं, 7300975835। मैं आपका क्वेश्चन पेपर भी इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, विकल्प ABCD में से करें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मंडे आपको वर्ड लिख के दे दिया और दर्पण प्रतिबिंब आपसे मांग रहा है, यानी कि मिरर इमेज आपसे मांग रहा है। अगर आप मंडे को मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? देखो इसकी एक ट्रिक ये है कि जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब मांगे ना किसी भी चीज़ का, तो उसको सेम ऐसे लिख लो पहले। कहाँ पे? अपनी कॉपी के पेज पे। अब इस कॉपी के पेज को ना पलट के देखो, पलट के यानी कि इसको उल्टा करके देखो, तो वाई आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस तरीके से, है ना। ए आपको इस तरीके से कुछ नज़र आएगा, ठीक है। और डी आपको ये अभी इस तरीके से ना, इस तरीके से नज़र आएगा। एन आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ओ आपको ऐसा ही नज़र आएगा। और जो कैपिटल एम है ना, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल एम में कर दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। तो एम इधर नज़र आएगा, फिर ओ आएगा, फिर NBY, ठीक है। इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बी। अभी आपको यहाँ पे इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, अभी मेरी बात मानिए, एक बार आप अपनी कॉपी पे लिखिए और उस कॉपी के पेज को पलट के हवा में करके देखिए, ऊपर उठा के, तो आपको जो प्रतिबिंब नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा बी। तो इसी तरीके से आपको दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक चित्र चुनें जिसे खाली स्थान पर रखने में स्वर्थपूर्ण सके, यानी कि मतलब कि ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा चित्र आपका आएगा, यहाँ पे कौन सा खाली स्थान की जगह पे कौन सा जो है आपका चित्र इन चारों में से आएगा। तो यहाँ पे बस आपको अपनी आँखों का अच्छे तरीके से प्रयोग करना है और इन सबको मैच कर लेना है कि किस तरीके का चित्र यहाँ पे बन रहा है। देखो यहाँ पे जो है ना बी आपका नज़र आ रहा है। बी आपका कैसे नज़र आ रहा है? क्योंकि ये वाले जो सारे ना, ये सारे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं इस तरीके से कुछ बनाए नज़र आ रहे हैं मुझे, है ना। तो ये यहाँ पे एक इस तरीके से बॉक्स बना दिया है, ठीक है ना, समझ लेना आप। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इस वाले में देखिए इस तरीके से कुछ बन रहा है, इस वाले में बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है, डी वाले में सीधा सीधा बन रहा है एकदम से।
इस वाले में ऐसे रॉकेट की जैसा बना दिया है, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप समझते भी हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक चित्र चुनें जिसे खाली स्थान पर रखने में स्वरूप पूर्ण हो सके। यानी कि ये यहाँ पे खाली स्थान में इन चारों में से कोई भी हम एक चित्र रखें तो ये वाला जो फिगर है ना पूरी तरीके से पूरा हो जाए, ये यहाँ पे आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे इस वाले फिगर में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 बॉक्स ऊपर दे रखे हैं, 1 2 3 बॉक्स नीचे दे रखे हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 बॉक्स ऊपर हैं, 1 2 और ये 3 बॉक्स नीचे हैं। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से आपको बस ये क्या करना है, फिगर को मैच कर लेना है और यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको कंफ्यूज किया है। इस क्वेश्चन ने कुछ नहीं है कि चित्र Z, जो चित्र Z है ये वाला, उसको X Y और Z में मोड़ कर, ठीक है, मोड़ करके बाद चित्र Z को फैलाकर पर बनी आकृति चयन विकल्प ए में से कीजिए। देखो यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे ना एक पेज लिया आपने, क्या पेज लिया, एक ऐसा पेज लिया, फिर उसको ऐसे बीच में से मोड़ दिया। अब ये बीच में से मोड़ने के बाद ऐसा बन जाएगा ना, यानी कि आधा आपने मोड़ दिया। अब इसको यहाँ से मोड़ दो इधर वाले में से, तो अगर आपने ऐसे मोड़ दिया तो एक छोटा सा ऐसे बन जाएगा इतना बड़ा। अगर आप यहाँ पे ऐसे एक निशान लगा देंगे और इसको खोलेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बस एक लाइन बनेगी जो कि एक कोने पर लिखी है। अगर आप इसको खोलेंगे तो बाकी के 3 साइड के जो कोने हैं ना, वो वहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं आएगा। और पहली बात ये, अगर आप खोलेंगे ना तो ये पीछे चला जाएगा, सामने जो फ्रंट पेज है वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे लगा देना है डी ऑप्शन, आपका खाली पेज रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कि यानी कि कितने स्क्वायर हैं, इस चित्र में कितने स्क्वायर हैं। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। मैं आपको एक बात वर्ग से संबंधित यहाँ पे बता दूँ कि देखो यहाँ पे आपको एक बात को याद रखना है कि जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो आपके रेक्टेंगल नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल नहीं हो सकते। लेकिन जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो आपके स्क्वायर हो सकते हैं। रेक्टेंगल जितने भी होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो आपके स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी स्क्वायर होते हैं वो आपके रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि स्क्वायर में आपसे कहता है कि आपकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसके बराबर और ये चारों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। अब बात को समझे। अब रेक्टेंगल में देखो स्क्वायर में आमने सामने की तो साइड बराबर होंगी ना, क्योंकि चारों साइड बराबर है तो आमने सामने की भी बराबर होगी। लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि आमने सामने की अगर ये वाली 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है, या फिर ये 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तो चारों साइड बराबर नहीं हो सकती है। तो स्क्वायर जो होता है आपका वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, लेकिन रेक्टेंगल जो है आपका स्क्वायर हो सकता है। तो यहीं पर हम ध्यान में रखते हुए इस बात को, यहाँ पर हम जितने भी इस फिगर में रेक्टेंगल है उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। बाकी अपना क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाला जो सबसे ऊपर फिगर है ना, इसको हटा दो क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक ये वाला पूरा फिगर है, इसको भी आपको हटाना है क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये अंदर वाला रेक्टेंगल है ना, इससे जुड़ के काफ़ी स्क्वायर बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आपको इस फिगर को इस फिगर को ध्यान में रखना है। ये वाला जो फिगर है, एक सेकेंड, ये वाला जो फिगर है ना आपका, ये वाला फिगर को आपको ध्यान में रखना है। इसमें कितने स्क्वायर आते हैं आपके, इस वाले फिगर में 5 स्क्वायर आते हैं, 1 2 3 4 और ये एक पूरा 5। तो ये 5 स्क्वायर आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉपी पे लिखना है एक बार यहाँ पे 5 करके, ठीक है, क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी है, मुझे बार बार हटाना पड़ेगा। 5 यहाँ पे हो गए। अभी आपको यहाँ पे देखो 5 आपने यहाँ पे काउंट करे ना, 5 आपको ये वाले काउंट करने हैं, लेकिन यहाँ पे 5 काउंट नहीं करने। यहाँ पे आपको ये 1 और ये 1 वाला 2, इन दोनों को हटा देना है, क्योंकि आपने इस वाले फिगर में यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको 5 में से 2 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए ना यहाँ पे। अब 8 होने के बाद एक आपको ये वाला फिगर काउंट कर लेना है। कौन सा करना है, एक ये वाला। तो कितने हो गए, 5 3 और 1 8 और 1 9 फिगर हो गए ना आपके। 9 में से अब 5 ये वाले करने हैं, 9 और 5 आपके हो जाएंगे 14 फिगर हो जाएंगे। अब 14 फिगर हो गए तो अभी आपको क्या करना है,
अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार है कि आपको ये वाला फिगर देखना है। देखो कौन सा वाला फिगर देखना है, ये वाला फिगर देखना है। एक ये वाला फिगर आपका रह गया ना पूरा एक फिगर, तो 14 और 1 15, और एक अब आपको ये वाला फिगर देखना है 15 और 1 16। आपको बात समझ में आ रही है ना। तो कितने फिगर है मेरे भाई, 16 फिगर यहाँ पे मेरे हिसाब से बन रहे हैं। सी आपका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। बाकी जो भी आपको लग रहा है एक बार कमेंट कर देंगे, वरना 16 इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है। ठीक है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखो इसमें त्रिभुज की संख्या थोड़ी ज़्यादा मेरे को लग रही है, वरना 20 मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। कैसे हो रहा है देखो ज़रा, मैं गिनाता हूँ आपको कि पहले तो सारा गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो ऐसे ही आपके पूरे ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं वो 14 के बाद एक ये वाला 15 और एक ये वाला 16। ठीक है, 16 के बाद एक ये वाला हो जाएगा 17 हो गया। हाँ, अब 17 हो गए तो 17 के बाद एक ये वाला ले लो 18 के बाद एक ये वाला ले लो 19 हो गए। अब देखो 20वां ट्राइंगल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक सेकेंड, ये भी हमने काउंट किया। हाँ देखो 20वां ट्राइंगल एकदम सामने ये रहा आपके सामने, जो बिल्कुल बीच में नज़र आ रहा है 20वां ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है ना मेरे भाई, ये 2023 का BSc BCom का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन इसी क्वेश्चन पेपर में से आप यकीन मानो, आप चेक कर लेना, मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है BA वालों का 2025 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हैं। सबसे पहला तो यही वाला क्वेश्चन आ गया है जो 7 नंबर पे आपका दिखाया है ना मैंने, यही क्वेश्चन आपका आया है कहाँ पे, 2025 के BA वालों का एग्जाम में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप की ही बात कर रहा हूँ, जिसका प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसी में मैंने अभी कराया, सबसे रिसेंट वीडियो अपलोड है। ठीक है, उसी क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2025 के में। तो आप इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो मैं बात समझा रहा हूँ उसको आपको समझ के चलना है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिसको हम बोलते हैं, CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस बात को आपको याद रखना है और ए आंसर आपको लगा के आ जाना है। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ALU का मतलब क्या है, ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये भी मेरे भाई क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और साइबर सुरक्षा को लेके देखो कितना बड़ा लिख दिया इन्होंने, लेकिन साइबर सुरक्षा से देखो मैं आपको बताऊं, साइबर अटैक जो है या साइबर आतंकवाद जो है ना, अगर आपसे कुछ भी पूछ रहा है कंप्यूटर के बारे में, कोई भी धमकी देना, कोई भी कि भाई हम ये कर देंगे, कोई कॉल पे जैसे आप सुनते हैं ना भाई कि आप भाई आपके नंबर पे OTP आया है, हम OTP बता दें, आपका बैंक खाते में ये लॉटरी लगा है, जो भी आपको एक लालच दिया जाता है ना, लालच दिया जाता है ना। अच्छा देखो मैं आपको एक बार बता दूं कि पहले चलो मैं इस क्वेश्चन को कराऊँ यार, मैं थोड़ा ज़्यादा बह रहा हूँ आपको समझाने के चक्कर में, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि डैश इंटरनेट का उपयोग करके किया गया एक हिंसक कार्य है, यानी कि एक इंटरनेट का उपयोग करके किया गया एक हिंसक कार्य है जो या तो किसी भी प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता को धमकी देता है, या जीवन की हानि का कारण बनता है, या अन्यथा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाता है। उसको हम कहते हैं साइबर आतंकवाद। जो भी आप कॉल पे सुनते हैं ना, जैसे किसी को कॉल लगाया कि आप इसकी शिकायत इस नंबर पर करें और ये साइबर अपराध हो सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी यानी कि कोई कहता है ना कि कोई जीवन से संबंधित कि भाई आपका बेटा मेडिकल में है और आपको इतने रुपए अर्जेंट ही देने हैं, तो ये साइबर अपराध है। तो बस आपको लगा देना सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉल पे कोई भी बेवकूफ़ बनाना, धमकी देने, ये सब साइबर अपराध हो जाएगा। इंटरनेट के द्वारा जो भी धोखाधड़ी की जाए उसको साइबर अपराध बोलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट आंसर आपको लगा देना है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 4थी पीढ़ी में पेश किया गया था, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी बनी है, तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी बनी है ना मेरे भाई
ट्रांजिस्टर बना हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मेरी बात पे यकीन करना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वाष्पनीय है, यानी कि क्या लिख रहा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर आपको लगा देना है रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर आपको लगाना है सैमूर क्रे ने किया है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया है, सैमूर क्रे ने किया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, यानी कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप यूज़ होती है वो किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये दुर्भावपूर्ण जासूसी कार्यक्रमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग डिजिटल माध्यम पर किसी भी गतिविधि और कार्यों के गुप्त रूप से निगरानी करने के लिए किया जाता है। इसको हम कहते हैं भाई, इसको हम क्या कहते हैं, राइट आंसर आपको लगा देना स्पाईवेयर कहते हैं, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, तो राइट आंसर आपको लगाना है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाला स्प्रेड शीट मेमोरी है, यानी कि डैश इज़ द हाई स्पीड मेमोरी यूज इन कंप्यूटर, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है कैश, ठीक है। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली सबसे तेज़ स्पीड की जो मेमोरी है वो हो जाएगी आपकी कैश मेमोरी, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट्स के संग्रह को कहा जाता है, तो बिट्स के यानी कि 4 बिट्स के जो ग्रुप होता है ना, 4 बिट्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं मेरे भाई, शब्द कहते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है, तो सबसे शक्तिशाली प्रकार देखो नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का प्रकार हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, उसके द्वारा किया जाता है भाई, डी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है कि जो आपका एक्सेल होता है ना, एक्सेल में ऐसे ABCD 1 2 3 ऐसे लिखा होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम के कॉलम में जो है व्यवस्थित किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो हमें एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है, उसको हम कहते हैं मेल मर्ज कहते हैं, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास को मोटे तौर पर डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई, मैं आपको बता चुका हूँ, साइबर हमला कहा जाता है, साइबर अटैक कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या हो जाएगा, देखो पेज ओरिएंटेशन में ये फॉर्मूला होता है, तो पेज लेआउट भी हो जाएगा और पेज का साइज़ भी हो जाएगा। अगर आप लैंडस्केप कर देंगे तो इस तरीके से पेज का साइज़ हो जाएगा, पोर्ट्रेट कर देंगे तो ऐसे लंबवत हो जाएगा, तो ये उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, तो देखो बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, रेगुलर होती है, लेकिन जो सब स्क्रिप्ट होती है ये नहीं होती है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में थ्रॉन्स टूल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 28 का राइट आंसर लगा देना है, पर्यायवाची और विलोम शब्द में किया जाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर्मेटिंग
टूल बार पर फ़ॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है 8 और 72, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 97 2003 में, ठीक है, MS वर्ड 97 2003 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो राइट आंसर आप लोगों ने .doc हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वाई हेडर एंड फुटर यूज़ इन MS वर्ड। MS वर्ड में हेडर और फुटर क्यों यूज़ किया जाता है? हेडर यानी कि जो आप पेज के ऊपर कोई लाइन देखते हैं वो, फुटर यानी कि देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि ये आपको पेज नंबर 10 दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इन सबको यानी कि जो एक कोई लंबा डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हेडर और फुटर को यूज़ किया जाता है। मतलब अगर एक क्रम से रहेगा कि पेज नंबर भाई 10 पे जाना, इतनी बड़ी किताब है, हम कहाँ ढूंढे, पेज नंबर 10 पे चले जाओ, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो हेडर और फुटर का यूज़ किया जाता है। ऊपर भी कुछ हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे चले जाओ, इस चैप्टर पे चले जाओ, ऊपर लिख देंगे हम चैप्टर का नाम कि ये वाला चैप्टर है इस पेज नंबर पे, तो हेडर और फुटर का मेरे भाई यूज़ किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाना, ठीक है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मॉलवेयर का पूर्ण रूप है, तो मॉलवेयर का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगा देना है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या टाइप करना पड़ता है? तो = आप टाइप करेंगे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप लिखेंगे, सम का लिखेंगे, ठीक है, ऐड का लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो आपको सबसे पहले = लिखना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले = आपको लिखना पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संख्याओं की श्रृंखला जोड़ने के लिए आप कौन सा बटन क्लिक करते हैं? तो ऑटो सम का बटन आप क्लिक करते हैं, 34 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्यों और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है? राइट आंसर आपको लगाना है फॉर्मूला बार, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहाँ उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है वेबसाइट पर हमला, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोज़ेक वेब ब्राउज़र सबसे पहला है, 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, उनको वीडियो शेयर कर देना है। आपके जितने भी कॉलेज ग्रुप में, आपकी यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, आप किसी भी कॉलेज से हैं, उस कॉलेज ग्रुप में, उस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में आपको वीडियो को शेयर कर देना है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मुझे चाहिए आपसे, ठीक है। और ये वीडियो केवल राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप BA से हैं, BSc से हैं, BCom से हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स आप कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है HTML पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने का निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना वेब ब्राउज़र का किया जाता है, ठीक है। HTML पेज को पढ़ने और रीड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फायरफॉक्स डैश रेंडरिंग इंजन का उपयोग करता है, तो फायरफॉक्स जो है गेको रेंडरिंग इंजन का उपयोग करता है, इस बात को याद रखेंगे, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण डैश है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है मोजिला, ठीक है, क्या है? सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण मोजिला है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1889 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर आपको लगाना है टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? 1889 में। इस बात को अलग से याद रखेंगे कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? 1889 में किया था, सी आपका करेक्ट आंसर है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10, 11 आदि के साथ उपलब्ध कराए गए बिल्ट इन ब्राउज़र का नाम क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, ठीक है। पूरा नाम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा जो है, साइबर सुरक्षा मॉलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, डी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं अगस्ट कैरखॉफ्स, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिए गए प्रश्न में वह विकल्प खोजें जो प्रश्न चिन्ह की जगह परिवर्तित करेंगे। तो जनवरी, नवंबर, रविवार के साथ आएगा शुक्रवार। कैसे आएगा देखो, जनवरी का है स्टार्टिंग मंथ है, नवंबर क्या है लास्ट से सेकंड लास्ट मंथ हो जाएगा, तो रविवार क्या है स्टार्टिंग मंथ है, शुक्रवार क्या है लास्ट सैटरडे से पहले का मंथ हो जाएगा, डे हो जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिए गए प्रश्न चिन्ह वह विकल्प खोजें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको थोड़ा यहाँ पे माइंड लगाना है कि 7 49 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 7 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। मेरी बात समझना आप, यहाँ पे आप क्या करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 10 में 2 प्लस कर देंगे 12, 12 का स्क्वायर 144, बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 12 पेन तथा 9 पेंसिल का मूल्य जो है 339 है, 9 रुपये है, तो 4 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैं बहुत शॉर्ट प्रोसेस यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मुझे नज़र आया कि जैसे कि 12 पेन है और 9 पेंसिल हैं और इसकी कीमत है 339, लेकिन अब हमें 4 पेन और 3 पेंसिल की कीमत पता करनी है। तो 4 को अगर हम 3 से यानी कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 113 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 4 पेन 3 पेंसिल की कीमत 113 रुपये हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो संबंध भारत से है पेरिस का वही संबंध किससे हो जाएगा? फ्रांस से हो जाएगा। दिल्ली की राजधानी दिल्ली जो है भारत की राजधानी, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थोड़ा वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं ना, थोड़ा स्पीड में मेरा एक हैबिट बना हुआ है कि स्पीड के साथ बोलने का, तो उसमें थोड़ा फ्लो हो जाता है, कुछ भी आगे पीछे वर्ड निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार साइज तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है और डिक्शनरी में वर्ड कैसे लिखे होते हैं ABCD ऐसे लिखा होता है। अब कोई वर्ड है ABC, अब कोई वर्ड है AB और DC, तो इस तरीके से ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये पहले पे आएगा, तो इस तरीके से लिखा होता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे 51 का जो राइट आंसर है ना वो मैजिकल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे भाई? देखो M और A तो सभी में कॉमन आ रहा है, तो ये सभी के बराबर हो जाएगा, लेकिन TGRS तो T जो आता है आपका 20 नंबर पे आता है, R जो आता है आपका 18 नंबर पे आता है, G जो आता है ना आपका वो 7 नंबर पे आता है मेरे ख्याल से, है ना, DEFG हाँ 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे इन दोनों में आप कंपटीशन करेंगे। तो N जो आता है आपका 14 नंबर पे आता है, I जो आता है आपका 9 नंबर पे आता है, तो 9 आपका पहले आ जाएगा। तो मैजिकल आपका यहाँ पे सबसे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। मैजिकल जो है ना फर्स्ट नंबर पे आएगा, मैग्नेटिक जो आएगा वो आपका सेकंड नंबर पे आएगा। यहाँ पे आपसे दूसरा स्थान पूछा है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार साइज तथा सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 शब्द दे रखे हैं, 5 वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। उनमें से क्या करना है, आपको क्रम से इनको सेट करना है और आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका पहले आएगा। तो सबसे पहले देखो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का A, यानी कि सबसे पहले आपका प्राइस आएगा, इनको आप मैच कर लीजिए, फिर आपका प्रीच आएगा, फिर आपका प्रेसीड आएगा, फिर आपका प्रिसेप्ट आएगा, फिर आपका प्रिसेंट आएगा, यानी कि ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इनको आप जैसे मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया उसी तरीके से आप मैच करके इसको कर लेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं आपको इसे नहीं करा रहा हूँ। आंसर आपको बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेन को यू जी क्यू लिखा जाता है तो रेड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। टी ई एन को हमने किस कूट भाषा में लिखा है 20, 5 और ये आपका हो जाएगा 14। अब हमने इसको क्या लिखा है यू जी क्यू। यू आता है आपका 21 पे, जी आता है आपका 7 पे और क्यू आता है आपका 17 पे। क्या करा है 20 में 1 प्लस कर दिया 21, 5 में 2 प्लस कर देंगे 7, 14 में 3 प्लस कर देंगे 17। 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके प्लस हो रहा है। आर ए टी करना है तो रेड 18 पे आता है। आर इसमें 2 प्लस कर देंगे 20 यानी कि है ना टी आ जाएगा, सॉरी आर आता है आपका 17 पे। एक सेकेंड ध्यान से निकल गया। हाँ देखो आर ए टी यहाँ पे +1 करना है या +2 करना है या +3 करना है। आर आता है 18 पे और इसमें 19 पे आ जाएगा आपका एस और यहाँ पे 2 प्लस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा सी और टी आता है आपका किस पे, टी आता है आपका 20 पे। 3 प्लस कर देंगे आ जाएगा डब्लू यानी कि 23 पे। तो SCW यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, समझ रहे ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांचें कि दिए गए शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो शब्द दिया गया आपका रेफ्रिजरेट, तो इसमें से कौन सा नहीं बन सकता है। तो 54 का जो राइट आंसर है आपका रीजनरेट नहीं बन सकता। ठीक है, देखो रेफर बन सकता है, आर है इसमें, ठीक है आर है इसमें, ई है, एफ है, ई आर है, ठीक है डबल आर आपका आ रहा है। रीग्रेट है आपका, फ्री है आपका, लेकिन रीजनरेट नहीं है। रीजनरेट में आपका देखो क्या नहीं है, देखो यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। आर आपका यहाँ पे है, ई यहाँ पे आपका है, जी है, ई है, ठीक है आपका एन यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे एन आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको बस देखना है, कुछ नहीं करना है। जांचें कि दिए गए शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो इंटरनेशनल में से क्या नहीं बन सकता है, तो टर्मिनल नहीं बन सकता है। इसमें आपको कहीं भी एम नज़र आ रहा है, देखो यहाँ टर्मिनल में एम है, यहाँ पे एम कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को PQUYUR लिखा जाता है तो स्लोपी को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है ROST रोस्ट लिख दिया, ठीक है ROA एक सेकंड गलत हो गया, ROAST 18 पे आता है आपका, आर 15 आता है, वो आता है 15 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 19 पे और ये आता है 20 पे। तो आपको यहाँ पे लिखना है PQUYUR। सबसे पहले आपको रिलेशन ही तो देखना है कि भाई रिलेशन क्या बन रहा है। तो इनका हम लिखेंगे 16, इसका लिखेंगे 17, इसका लिखेंगे 25, इसका लिखेंगे यू का आता है मेरे ख्याल से 21 पे, हाँ सॉरी यू आता है आपका 21 पे, आर आता है आपका 18 पे। अब इसका संबंध क्या बनना है, इसमें हम क्या करेंगे -2 करेंगे, 18 में से 2 जाएंगे बचेगा 16, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, 1 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि माइनस ऐसे नहीं करेंगे, माइनस में आंसर नहीं आएगा। 1 से पहले क्या था 26, फिर 26 से एक और पहले 25, तो ऐसे करके इसमें -2 हो गया। फिर 19 के बाद 19 में आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 21, यानी कि हो गया। और 18 में 20 में माइनस करेंगे 2 तो 18 बचेगा, तो यानी कि -2 + 2 -2 + 2 ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे SLOPPY, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका पहले नंबर लिख लेंगे। S आता है 19 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 16 पे, ये भी आता है 16 पे, ये आता है 25 पे मेरे भाई। सबसे पहले -2 करेंगे तो आएगा 17, 17 पे आता है आपका Q, L में +2 करेंगे यानी कि हो जाएगा 14, इस पे आता है आपका N, इसमें प्लस कर दिया, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13, तो आ जाएगा आपका M, इसमें +2 करेंगे तो 18 पे आ जाएगा आपका क्या, 18 पे आता है आपका R, इसमें -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 पे आएगा आपका N, 25 में +2 करेंगे तो आएगा आपका A यानी कि 1, तो QNMRNA। तो आपका किस में आ रहा है ये QNMRNA, C में आ रहा है, तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से बस आपको करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का बाहर एक व्यक्ति से मिलता है जो उसकी माँ की बहन का पति है, वह व्यक्ति उस लड़के से क्या रिश्ता रखता है। देखो एक लड़का बाहर एक व्यक्ति से मिलता है
उस व्यक्ति से मिलता है जो उसकी माँ की बहन का, यानी कि माँ की बहन का, यानी कि माँ की बहन खाला, खाला की बहन का पति है, यानी कि खाला जैसे कि मौसी, ठीक है, मौसी की बहन का पति यानी कि मौसा है, तो वह व्यक्ति उस लड़के का क्या लगेगा, मौसा लगेगा, वो व्यक्ति उस लड़के का मौसा लगेगा। बी करेक्ट आंसर है भाई। इसी तरीके से आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर लेने हैं। ये थोड़ा यहाँ पे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए। ये क्वेश्चन टिपिकल रहते हैं लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा कि उनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। किसी महिला ने किसी व्यक्ति की तरफ देखते हुए, यानी कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा कि इनकी जो पत्नी है, यानी कि जो इनकी वाइफ है, वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि मैं अगर मेरी मम्मी की कोई इकलौता पुत्र है, मेरी मम्मी का कोई इकलौता पुत्र है, तो मैं उनसे मम्मी कह रहा हूँ, तो मैं ही तो उनको इकलौता पुत्र हुआ, तो यानी कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला उस व्यक्ति की पत्नी हो जाएगी भाई। सी आपका यहाँ पे 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और इसीलिए आपने इसको एक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर देना। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ एनालिटिक एबिलिटी का, इसका पूरा प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। बाय चांस कभी यूट्यूब पे कोई दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो आप उससे मुझसे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको मेरा वीडियोज़ देता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज के बारे में वहाँ पर देता रहता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरी माँ के पोते का पत्नी है, पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है। देखो ये कह रहा है कि अरुण ने कहा वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, वह मेरी माँ। देखो वह मैं तो ये हो गया, मैं तो यहाँ पे हो गया, वह मेरी माँ ये हो गई, ठीक है। और ये फ़ोटो है मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते यानी कि मेरा लड़का, मेरी माँ का पोता यानी कि मेरा लड़का। मेरी माँ के पोते की पत्नी है, इसकी पत्नी है तो यानी कि मेरे लड़के की पत्नी है। अब मेरे पत्नी की पत्नी है तो अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है, तो अरुण उस लड़की का ससुर हो जाएगा क्योंकि उसके लड़के की पत्नी है। समझ रहे ना, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठें तो 3 के अंक कितनी बार लिखेंगे। तो 3 के अंक ना मेरे भाई आप 20 बार लिखेंगे। अभी आप कहेंगे सर कैसे लिखेंगे, 11 बार लिखेंगे ना भाई। 11 बार क्यों लिखने लगेंगे, आपको 30 तक गिनती आती है ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो 1 देखो 3 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 23, उसके बाद आप लिखेंगे 30। तो 3 आ गया, 31 32 33, इनको कहाँ लेके जाओगे, तो 39 तक लिखोगे, फिर आप 43 53, इस तरीके से आप 20 बार लिखेंगे। करके देख लीजिए, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेलीफोन के डायल पर अंकित सभी अंकों को गुणा करें तो उसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें एक 0 भी होता है। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत से अनुसरण करता है। तो इसमें आप लगाएंगे सभी नेता अच्छे कार्यकर्ता हैं, सभी अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं। तो कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, सभी का बोला गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सभी अच्छे वक्ता नेता हैं, तो यहाँ पे जो है आपका केवल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब दिए गए आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 3 बिंदु वाले फलक के सामने कौन सा बिंदु होगा। तो देखो ये 3 बिंदु है, अगर हम इसको मोड़ देंगे, ए को मोड़ेंगे तो ए तो 3 के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जस्ट इसके पीछे आपका 6 नंबर का आ जाएगा। उसके सामने ही तो पूछ रहा है, ए 4 नंबर का इसके इधर साइड में आ जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो 2 नंबर जो है 3 के ऊपर आ जाएगा, और 5 जो है वो 4 के सामने आ जाएगा। 5 4 के सामने आ जाएगा, ठीक है। 3 के सामने आ जाएगा और 2 1 के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ही हो जाएगा, तो इसके सामने 6 हो जाएगा, यानी कि
इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि 6 बिंदु जो हैं वो 3 के सामने हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है। तो एक ही आकृति, देखो एक आकृति ये वाली है, एक सर्किल की है, और एक ऐसे ये रेक्टेंगल आप इसको कह लीजिए, एक ऐसे है। तो एक ही आकृति में स्थित है, ऐसी संख्या बतानी है आपको। तो देखो जो सर्किल है ना, सर्किल में 1 है, 6 है, 7 है, 1 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 7 है, 1 है, 6 है, तो ये 1 यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे काले जानवर जिसकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। ऐसे काले जानवर जिसकी पूंछ नहीं है, तो देखो जानवर का सर्किल ये हो गया, जिसकी पूंछ नहीं है उनका सर्किल ये हो गया, और काले जानवर का सर्किल ये हो गया। तो जिसकी पूंछ नहीं है सबसे पहले उसको हटा दो, तो इस सर्किल में जितने भी आ रहे हैं उन सबको हटा दिया, तो आपके पास बचेगा 1, 5 और 3। लेकिन हमें बताना है कि जानवर काला, एक काला जानवर जिसकी पूंछ नहीं है, तो पूंछ वाले को आपने हटा दिया है, तो काला जानवर आपको बताना है। तो जानवर तो ये हो जाएगा, लेकिन काला ये हो जाएगा, लेकिन काला जानवर दोनों जो है वो ये वाला हो जाएगा, जो कि 5 नंबर का हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते में, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को एक बार डाउनलोड कर लेंगे, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। आंसर आप इसको देख लेंगे, फिर आप इसको पढ़ लेंगे, जूम करके पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करना, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, बीए वालों से मैं कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मुझे मेरे इसी नंबर पे सेंड करेंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको आंसर की जल्दी से बता, दिए गए चित्र में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी अगर आपसे घन की संख्या पूछता है ना, कि घन की संख्या आपको बतानी है, इस तरीके से आपको कोई फिगर दे दिया और उससे पूछता है कि आपको घन की संख्या बतानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको घन की संख्या जो बतानी है वो जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है 1, 2, 3, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि इनको नीचे गिन लेना, 1, 2, 3 कितने हैं, 1, 2, 3, ये कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे के लिए, इसको 3, इसको 2 से, इसको 1 से, और यहाँ पे करेंगे 3 1 जा, देखो यहाँ पे मैं इधर कर ले रहा हूँ, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, इनको प्लस कर लेंगे, 3 और 3 6 और 4 10, तो कितने हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 10। बस यही ट्रिक है यहाँ पे, सी इसका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बच्चे नटखट और अध्ययनशील हैं। बच्चे नटखट और अध्ययनशील हैं, यानी कि तीनों, देखो नटखट ये हैं, बच्चे हैं, और अध्ययनशील ये हैं, यानी कि इन तीनों जो फिगर आपको दे रखे हैं सर्किल का और ट्राइंगल का, इन तीनों का एकदम बीच का जो बच्चा है वो निकाल के लाना है। देखो जो 3 नंबर है ना, वो आपका ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, और आपका इस वाले सर्किल में भी आ रहा है। बाकी 4 आपका इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, 2 आपका इस वाले सर्किल में नहीं आ रहा है, 3 आपका जो है तीनों में आ रहा है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है केवल 3, डी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप के रहते हैं। 6 व्यक्ति ABCD E और F वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, जैसे कि B जो है D और C के बीच में है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, थोड़ा फिगर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक वृत्त बना लिया, सर्किल बना लिया कि जो B है D और C के बीच में है। एक सेकेंड, हाँ, B जो है D और C के बीच में है, तो पहले यहाँ B बना लेंगे, और यहाँ पे हमको लिखना है C और D हमने यहाँ लिख लिए, इसके बीच में हमने B को बिठा दिया है, ठीक है। B D और C के बीच में है, A E और C के बीच में है, A जो है E और C, ये हो गया E और C के बीच में है, A E और C के बीच में हमने A को बिठा दिया है। F D के दाईं ओर है, तो F जो है D के दाईं ओर यहाँ पे लिख देंगे, दाईं ओर है। याद कीजिए कि A और F के बीच में क्या है, A और F के बीच में आपका E आ रहा है, तो D आपका यहाँ पे 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है P Q R S T U और V केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। P T और S के बीच में है। देखो सेम वही क्वेश्चन है, एक सबसे पहले वृत्त बना लेंगे और इसमें हम यहाँ पोजीशन पढ़ेंगे। P जो है T और S के बीच में है, तो यहाँ पे P को बना लेंगे और T और S के बीच में रख देंगे। U Q और V के बीच में है, लेकिन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। Q जो है T से दाएं से दूसरा है,
टी के दाएं से, दाएं यह हो गया पहला और ये दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यू। क्यू जो है टी के दाएं से दूसरा है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्यू और वी के बीच में यू है, तो क्यू और वी के बीच में यू है। इस वाले बीच में हम यू नहीं ले सकते क्योंकि क्यू और वी के बीच में, और क्यू जो है टी का दूसरा है, तो बीच में आपका अगर हम यहाँ पे यू ले लेंगे तो वी नहीं आ पाएगा, तो वी आपका यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे यू, तो यहाँ पे आपकी आर की पोजीशन आ जाएगी। तो आर की पोजीशन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आर की पोजीशन, आर का स्थान जो है आपका क्या रहेगा। देखो आर का स्थान क्या रहेगा ये पूछ रहा है। मैं एक बार फिर से जल्दी से फिगर बना ले लूँ। क्या था, ये था पी, ये था, ठीक है, हाँ हाँ, टी और एस ये था, यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्यू था, यहाँ पे आपका आर था, यहाँ पे आपका यू और यहाँ पे आपका वी। आर का स्थान आपसे पूछ रहा है, क्यू और टी के बीच में है, क्यू और टी के बीच में आर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। टी के तुरंत बाएं आपका पी हो जाएगा, तो ये आला नहीं है। क्यू के दाएं से दूसरा, क्यू के दाएं से दूसरा आपका वी है, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई वाला तो है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड, आकृति वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति की श्रृंखला 1 2 3 4 में से एक आकृति लुप्त है जो कि 3 नंबर की है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए ABCD यानी कि ABCD में से एक सही विकल्प चुनना है आपको। देखो आपको क्या फिक्र रखना है, पहले इस तरीके से लाइन आ रही है, अब इसको नीचे करके यहाँ बना के यहाँ कर दिया है। अब यहाँ बनाने के बाद इनको यहाँ पे करना है, फिर आपका यहाँ पे हो ही जाएगा। तो इधर जो लाइन है वो वाला फिगर आपको देख लेना है, इधर जो लाइन है वो 2 फिगर पे आपको नज़र आ गई, इस बात को समझ लेंगे। अब आपको यहाँ पे इसमें फिगर को नोट करना है कि सबसे पहले आपको ट्राइंगल दे रखा है, फिर स्क्वायर दे रखा है। तो देखो स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि सब में अलग अलग फिगर है, तो स्क्वायर होगा नहीं, तो सर्किल हो जाएगा। इधर सर्किल हो जाएगा तो फिर इधर आपका स्टार हो जाएगा, तो आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति की श्रृंखला 1 2 3 4 में से एक आकृति लुप्त है जो कि आपकी 4 नंबर की श्रृंखला को पूरा करने के लिए ABCD यानी कि इनमें से सही विकल्प का चयन करना है हमको। तो क्या करना है इसको पहले समझेंगे। देखो ये इस तरीके से इस तरीके से जा रहा है, अब इसको उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, और हम इसको उल्टा कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे ही नीचे आ जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे ना। तो इसी तरीके से अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो सेम यही पोजीशन रहेगी, लेकिन ये वाला पोजीशन ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे नीचे घूमते हुए नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति की श्रृंखला 1 2 3 4 में से एक आकृति लुप्त है जो कि 4 नंबर की है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए ABCD में से एक सही विकल्प चुनना है हमको। देखो क्या करना है, सबसे पहले ये ऐसे बॉक्स वाले टाइप में एक बिंदु दे रखा है, तो उसको हम ट्राइंगल शेप में ऐसे करके बीच वाले में हमने लिख दिया है। तो ऐसे ही अब ये इस तरीके से यहाँ पे श्रृंखला दे रखा है, आप इसको इमेज को समझेंगे। तो अभी हमको ट्राइंगल शेप का जो यहाँ पे दे रखा है, प्रॉपर ट्राइंगल नहीं है लेकिन यहाँ पे इधर दे रखा है साइड में, तो हमें बीच वाला ढूंढना है, तो बीच वाला आपका डी ऑप्शन में, तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में सीधी रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी रेखा की संख्या हमको जांचनी है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एक लाइन ये वाली होगी, 2 और ये 3 और ये 4, यही 5 6 और ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये पूरी 12। ठीक है, 13 14 15 और ये हो जाएगी 16, और यहाँ पे एक लाइन और है 17 भाई, हाँ सॉरी 16 लाइन होगी ना, हाँ तो 16 ही लाइन यहाँ पे आपकी नज़र आएंगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 आपके यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला पूरा 5, तो 5 त्रिभुज यहाँ पे आपके नज़र आ रहे हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो DISC का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो यानी कि इसको आपको पेज पे लिख लेना है और फिर उलट के देखना है, हवा में करके, आसमान की तरफ करके, जिसमें से कि आपको पीछे का जो आपने लिखा है वो नज़र आ जाए, तो आपको राइट आंसर लगा देना है सी। ठीक है, 75 का सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आपके टोटल 75 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। और ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।